Hello dear students, welcome to another session on 360 biology tutorials by Tanvir Malik. As you know that we have started the lecture series on cell cycle. आज के लेक्चर में हम जानेंगे about the check points. सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चेक पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो चेक पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे एज ए इट इज अ पॉइंट और स्टेज where the feasibility of cell to move into the next phase is checked, ठीक है। चेक पॉइंट नाम से ही पता चल जाता है कि चेक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है सेल साइकिल में जहां पर ये चेक किया जाता है कि अभी टाइम फीजिबल है कि सेल दूसरे स्टेज में जाए, ठीक है ना। हमने पहले ही आपको डिस्कस किया है, इंटरफेस में हमने आपको बताया है कि इंटरफेस में आते हैं हमारे पास तीन फेजेस, एक है G1 फेज, दूसरा है S फेज, तीसरा है G2 फेज, ठीक है ना। तो ये मैंने यहां पे बनाया है पूरा सेल साइकिल, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक दिस इज इंटरफेस, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं दिस इज इंटरफेस, ठीक है। अब इंटरफेस जब कंप्लीट होता है उसके बाद आता है ये पूरा जो यहां से लेकर यहां तक है, दिस इज एम फेज, ठीक है ना। अब एम फेज में दो स्टेज आते हैं, एक तो आता है कैरियोकाइनेसिस में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो ये पूरा सेल साइकिल मैंने यहां पे दिखाया है। अब चेक पॉइंट्स क्या है? चेक पॉइंट्स इस सेल साइकिल में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग स्टेज होता है, जहां पर यह चेक किया जाता है कि मान लीजिए अगर जीवन के एंड पे के कोई चेक पॉइंट है तो यहां पे चेक किया जाएगा कि सेल इस टाइम फीजिबल है कि सेल जीवन से एंटर हो सकती है अब एस फेज में, ठीक है ना। या ये चेक किया जाएगा कि G2 से अब सेल एंटर कर सकती हैं अब दूसरे एम फेज में, ठीक है ना। सो दिस इज द feasible time, this is the time which is used to check the feasibility whether the cell can enter into the next phase or not. So this is what we call as the check point, ठीक है। तो अब check points जो cell cycle में होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। There are 3 check points. कितने check points होते हैं? 3 check points. एक को हम बोलते हैं G1 check point, second one is G2 check point, and then we have got M check point. तो ये तीन तरह के चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहां पे हम दिखाते हैं यहां पे क्या होता है। यहां पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि यहां पे होता है G0 फेज, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्यूसेंट स्टेज, ठीक है। अब पहला वाला हम डिस्कस करते हैं G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट यहां पे इट इज यहां पे हम G1 फेज के एंड पे दिखाते हैं, ये वाला फेज, दिस इज G1 चेक पॉइंट। तो ये क्या है? दिस इज G1 चेक पॉइंट। तो यहां पे कौन कौन सी चीजें चेक की जाती हैं? याद रखिएगा G1 पॉइंट को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट, ठीक है। या दूसरा नाम इसको बोलते हैं स्टार्ट चेक पॉइंट। स्टार्ट चेक पॉइंट नाम हम इसको देते हैं यीस्ट में, ठीक है। हाँ, रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी बोलते हैं, स्टार्ट चेक पॉइंट भी बोलते हैं यीस्ट में, ठीक है। अब G1 चेक पॉइंट पे कौन कौन सी चीजें चेक की जाती हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हमें पता है कि G1 फेज के बाद आता है S फेज, और S फेज में आपको पता है कि यहां पे DNA रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। यहां पे DNA डबल हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे ये चेक किया जाता है कि वेदर द DNA is damaged or not, क्योंकि अब सेल को किस फेज में जाना है? G1 फेज के बाद S फेज में। तो पहले ही G1 के एंड पे चेक पॉइंट आता है, G1 चेक पॉइंट, जहां पे ये चेक किया जाता है कि कहीं DNA डैमेज तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। यानी कि क्योंकि अब DNA को रेप्लिकेट करना है S फेज में, पहले ही चेक किया जाता है G1 चेक पॉइंट पे कि DNA कहीं डैमेज्ड तो नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज चेक की जाती है। दूसरा इसमें चेक किया जाता है, दूसरी चीज जो चेक की जाती है वो ये है कि वेदर द एंजाइम्स एंड एटीपी इज प्रेजेंट। दूसरी चीज क्या चेक की जाती है
क्या एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए, क्या वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। दूसरी चीज चेक की जाती है कि क्या सेल में एटीपी है, क्योंकि हर एक प्रोसेस को, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, कोई भी चीज हो, हर एक चीज के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो हमें एटीपी प्रोवाइड करता है। तो तीन चीजें चेक की जाती है एट द G1 चेक पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट, स्टार्ट चेक पॉइंट इन ईस्ट। पहली चीज चेक की जाती है वेदर द डीएनए इज डैमेज्ड और नॉट। अगर डीएनए डैमेज्ड नहीं है तो सेल एंटर करेगी एस फेज में। अगर डैमेज्ड है डीएनए तो G1 फेज से सेल एंटर नहीं करेगी एस फेज में, जब तक डीएनए में वो डैमेज ठीक ना हो, ठीक है ना। दूसरी चीज चेक की जाती है कि जो एंजाइम्स हमें रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, क्या वो एंजाइम्स मौजूद हैं। तीसरी चीज चेक की जाती है कि जो हमें एनर्जी चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, क्या वो चीजें मौजूद हैं, ठीक है ना। तो और ये चीजें मौजूद होगी तो सेल एंटर करेगी एस फेज में, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज G1 चेक पॉइंट पे यहां पर और एक चीज होती है कि कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, जिनको हम शॉर्ट में CDKs भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्रोटीन्स है। जब मैंने सेल साइकिल स्टार्ट किया था, सेल साइकिल की डेफिनेशन में ही मैंने बोला था कि अगर सेल साइकिल में सेल को एक फेज से दूसरे फेज में जाना है तो दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, ठीक है ना। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो सेल को इनेबल करते हैं टू मूव इनटू द नेक्स्ट फेज, देन टू द नेक्स्ट, देन टू द नेक्स्ट, ठीक है ना। तो यही वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। और जो यहां पर ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस होते हैं, दे आल्सो इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। They also initiate transcription. Transcription means synthesis of RNA, mRNA, ठीक है ना। तो यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाती है वो कौन इनिशिएट करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, ठीक है ना। तो हालांकि ये G1 फेज में ही होता है, ठीक है ना, लेकिन इनिशिएट कौन करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं एट द G1 चेक पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर डीएनए डैमेज नहीं है, एंजाइम्स मौजूद हैं, एटीपी प्रेजेंट है, तो बेटा सेल जाएगी G1 फेज से किसमें, एस फेज में। अब एस फेज में क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एस फेज में हमारे पास कोई चेक पॉइंट नहीं है। अब दूसरा वाला चेक पॉइंट जो है वो हमें यहां पे होता है एट द एंड ऑफ G2 फेज। दिस इज व्हाट वी कॉल एज G2 चेक पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पे और एक चीज देखी जाती है, चेक की जाती है। आपने देखा है कि अब सेल एस फेज में चली गई, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। अब G2 फेज में यह चेक किया जाता है वेदर डीएनए रेप्लिकेशन हैज टेकन प्लेस और नॉट, टेकन प्लेस और नॉट। अब G2 चेक पॉइंट, G2 के एंड पे G2 चेक पॉइंट है, यहां पे ये चेक किया जाएगा कि क्या इस सेल ने डीएनए को रेप्लिकेट किया है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ही क्या हो जाएगा, एम फेज आ जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ही कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई है तो सेल विल नेवर एंटर इनटू द कैरियोकाइनेसिस फेज और एम फेज, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीजें भी चेक की जाती हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन हुई है या नहीं। दूसरी चीज यहां पे चेक की जाती है, और यहां पे चेक किया जाता है एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और क्या एटीपी भी प्रेजेंट है सेल में, क्योंकि हर एक स्टेज में, चाहे G1 फेज हो, एस फेज हो, G2 हो, एम फेज हो, हर एक फेज में, सेल साइकिल के हर एक फेज में सेल को एटीपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अगर एटीपी नहीं है तो कोई सेल में एक्टिविटी नहीं होगी। तो G2 चेक पॉइंट पे यह भी देखा जाता है कि क्या एंजाइम्स प्रेजेंट है, क्या एटीपी प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्योंकि एंजाइम्स हमें हर जगह पे यहां पे चाहिए, एटीपी हर जगह पे चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि क्या डीएनए ने रेप्लिकेशन की है या नहीं की है, ठीक है। हाँ, अब लास्ट वाला जो चेक पॉइंट होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एम चेक पॉइंट, ठीक है ना। एम चेक पॉइंट होता है हमें यहां पे जो मेटाफेज होता है, यहां मेटाफेज के एंड पे यहां पे हमें और एक चेक पॉइंट होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एम चेक पॉइंट,
ठीक है। अब एम चेक पॉइंट को क्या बोलते हैं? एम चेक पॉइंट को दूसरा नाम भी हम बोलते हैं, इसको इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्पिंडल चेक पॉइंट। स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं, या मेटाफेजिक चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं, या एम चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेटाफेज के एंड पे होता है ये एम चेक पॉइंट, ठीक है ना। अब एम चेक पॉइंट पे देखा क्या जाता है? एम चेक पॉइंट में देखा जाता है, हमें पता है कि एम फेज में जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनाते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारे पास सेल हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए सेंट्रियोल 2, ये हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स यहां पे बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसे वो बनाते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ऐसे मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, या इक्वेटोरियल प्लेट भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं यहां पे मैं दिखाऊंगा, मान लीजिए ये है एक क्रोमोसोम हमारे पास विच इज इन डायड फॉर्म, ठीक है ना। अब इस क्रोमोसोम को यहां पर सेंट्रोमियर की साइड में यहां पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। अब इसी काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो आप यहां पे देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, दे गेट अटैच्ड टू दिस डायड क्रोमोसोम एट द साइट ऑफ काइनेटोकोर, ठीक है ना। तो एम चेक पॉइंट पे ये देखा जाता है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी माइटोसिस में भी बोला कि सबसे सुइटेबल टाइम जो होता है क्रोमोसोम्स को स्टडी करने का वो होता है मेटाफेज, ठीक है ना। अब एम चेक पॉइंट पे ये भी देखा जाता है क्या ये स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरीके से अटैच है काइनेटोकोर के साथ की नहीं अटैच है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर यहां से काइनेटोकोर के साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच है लेकिन यहां से अटैच नहीं है, ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जब एनाफेज में क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो जाएगी टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव पोल्स, तो उस टाइम ये पूरा क्रोमोसोम एक ही साइड में चला जाएगा। तो उस टाइम एक सेल में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। मान लीजिए ये यहां पे क्रोमोसोम है, थोड़ा सा इसको मैं साफ बनाता हूं, ये है क्रोमोसोम, और यहां से स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है। तो जब मूवमेंट हो जाएगी एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स की, तो ये पूरा क्रोमोसोम इस वाले साइड चला जाएगा। अब यहां पे इस साइड 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो इसकी वजह से फिर क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाती हैं। सो ये सारी चीजें देखी जाती हैं ड्यूरिंग दीज 3 चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट्स क्या है, ये स्टेजेस हैं, पॉइंट्स हैं जहां पर फिजिबिलिटी देखी जाती है कि क्या सेल एंटर कर सकती हैं दूसरे फेज में या नहीं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ चेक पॉइंट्स। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू वीडियो विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू वेरी मच।